ये वाला नहीं होता है साइंस में, तो ओम का जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये सिंबल हो गया हमारा ओम का, जो कि एसआई यूनिट होती है रेसिस्टेंस की। सो रेसिस्टेंस में आगे है रियोस्टेट। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है। सो यहां पर हमें दिया है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग द रेसिस्टेंस। रियोस्टेट जो डिवाइस है ये करंट को कंट्रोल करता है, और करंट को किस तरह से कंट्रोल करता है? रेसिस्टेंस को चेंज करके। तो रेसिस्टेंस से रिलेटेड अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में डिफाइन करना है 1 ओम को। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, नीचे कमेंट करके जल्दी से बताएं 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी। रेसिस्टेंस में आगे है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो टोटल 3 फैक्टर हैं जो यहां पर आपको दिए गए हैं। इससे पहले आप यहां पर देखिए एक बार, ये है हमारा एक कंडक्टर या फिर कह सकते हैं वायर जिसकी लेंथ है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर इस वायर को हम इस साइड से देखेंगे तो ये हमें क्या है, एक सर्कुलर दिखाई देगा। इस तरफ से ये सर्कुलर दिखाई देगा, इसी सर्कुलर पार्ट को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा दिखाई देगा हमें कुछ। तो इस सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होता है इसे कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे ए से शो कर रहे हैं हम। इसकी लेंथ हो गई L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A। अब पढ़ते हैं फर्स्ट फैक्टर जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड है। सो फर्स्ट हमें दिया है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के। इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं R यानी कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो स्मॉल l से इसे हमने डिनोट किया है। इससे क्या समझ में आता है, अगर लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। और इसी तरह से अगर लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा। सेकंड फैक्टर है रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1/A। 1/A हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसका उल्टा। इससे क्या समझ में आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट होगा एक दूसरे के। इसके बाद थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जो भी हमारा ये कंडक्टर है किस मटेरियल से बना है, इस चीज पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। मान लीजिए ये कंडक्टर सिल्वर का बना है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर यही कंडक्टर आयरन का बना होता तो इसका रेसिस्टेंस हाई होता। अब ऐसा क्यों है, सिल्वर में रेसिस्टेंस कम क्यों है, आयरन में रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों है, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज के लिए आप ये दोनों चीजें भी याद रखें, क्योंकि इनका यूज हम नेक्स्ट पेज पर करने वाले हैं। पीछे वाले पेज पर पढ़ा था हमने रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, जिनको हमने इन शॉर्ट इस तरह से लिख लिया था। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो R यानी कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। इन दोनों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहां पर अगर हमें इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट टर्म की जरूरत होगी या कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की जरूरत होगी, और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हम यहां पर लगाएंगे रो। R फॉर रेसिस्टेंस इक्वल्स टू में L/A। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आ गई हमारी ये रो। ये जो सिंबल है ये है रो का सिंबल, इसे लिखा जाता है RHO। ये सिंबल हो गया रो का, ये कांस्टेंट होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं रेसिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है, और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यानी कि रो पर भी डिपेंड करता है। तो ये रो क्या होता है, रो मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है, या फिर कह सकते हैं करंट को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है। इस रो को ही कहा जाता है रेसिस्टिविटी। हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था ना, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल यानी कंडक्टर किस मटेरियल से बना है। अगर सिल्वर से बना होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, अगर आयरन से बना होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि रो इसको कहा जाता है रेसिस्टिविटी। ये वैल्यू जो है सिल्वर की कम होती है और आयरन की ज्यादा होती है। इसीलिए ऐसे कंडक्टर जो सिल्वर से बने होते हैं उनमें करंट ज्यादा होता है, यानी कि चार्ज उनमें ज्यादा तेजी से फ्लो होता है।
और कोई कंडक्टर अलॉयज या फिर नॉन मेटल से बना होता है तो उसमें रो यानी कि रेसिस्टिविटी की वैल्यू हाई होती है, चार्ज को स्ट्रोंगली अपोज करती है, या फिर कह सकते हैं उसमें करंट बहुत कम होता है। अगर करंट कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। सो रो को कहा जाता है रेसिस्टिविटी। ये एक नई टर्म मिली है हमें रेसिस्टेंस से अलग। सो यहां पर रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन दी है, इसका सिंबल आपको पता ही चल गया होगा, रो होता है। सो डेफिनेशन है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मटेरियल का गुण होता है जो रेसिस्ट यानी कि अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से। अगर रेसिस्टिविटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो हमें क्या करना होगा, इसमें से रो की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर देखते हैं। रो को फाइंड करना है तो L बाई ए को हमें भेजना होगा R वाली साइड यानी कि रेसिस्टेंस वाली साइड। तो इधर है L बाई ए, इसको अगर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा A बाई एल। सो रो की वैल्यू आएगी हमारी R A बाई एल। अगर हमें रेसिस्टिविटी की SI यूनिट फाइंड करनी हो तो वो भी हम यहां से कर सकते हैं। R यानी कि रेसिस्टेंस, इसकी SI यूनिट होती है ओम। उसके बाद एरिया की SI यूनिट होती है m स्क्वेयर यानी कि मीटर स्क्वेयर, और नीचे है यहां पर L यानी कि लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर। सो यहां पर मीटर से स्क्वेयर कैंसिल कर देंगे तो SI यूनिट जो आएगी हमारी वो हो जाएगी ओम मीटर। ये SI यूनिट होती है रेसिस्टिविटी की, ध्यान रखना इसे, ठीक है। रेसिस्टिविटी से ही रिलेटेड नेक्स्ट पेज पर कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। रेसिस्टिविटी में आगे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट इज कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे वायर की लेंथ को हम इंक्रीज करें चाहे वायर की लेंथ को हम डिक्रीज करें। बढ़ाने और घटाने पर रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, सिर्फ रेसिस्टेंस चेंज होता है। जैसे सिल्वर मटेरियल की रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर होती है। चाहे वायर की लेंथ को इंक्रीज किया जाए या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा या कम किया जाए, लेकिन रेसिस्टिविटी सिल्वर की हमेशा यही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज इज 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। मेटल्स और एलॉयज की जो रेसिस्टिविटी रेंज है वो 10 टू द पावर -8 से लेके 10 टू द पावर -6 ओम मीटर तक है। पावर यहां पर -8 और -6 में है 10 की, यानी कि रेसिस्टिविटी क्या है, कम है। और कम रेसिस्टिविटी होने के कारण मेटल्स और एलॉय जो है ये गुड कंडक्टर होते हैं, इनमें चार्ज इजीली फ्लो करता है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इज 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। और जो नॉन मेटल्स यानी कि इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी रेंज 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 17 ओम मीटर तक होती है। यहां पर पावर प्लस में है 10 की पावर 12, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाएगी रेसिस्टिविटी। अगर ज्यादा हो जाएगी तो इसमें करंट फ्लो या फिर चार्ज फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। यहां पर आपको बताया गया है मेटल्स की रेसिस्टिविटी कम होती है। कॉपर और एल्यूमिनियम भी मेटल्स होते हैं तो इनकी रेसिस्टिविटी भी बहुत कम होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इनका यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें चार्ज इजीली फ्लो करेगा लो रेसिस्टिविटी के कारण। लास्ट पॉइंट है alloys used in electrical heating devices as their resistivity is high and they do not burn radially। मेटल्स की रेसिस्टिविटी बिल्कुल कम होती है और एलॉयज की रेसिस्टिविटी थोड़ी सी हाई होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। तो एलॉयज जो होते हैं उनको हीटिंग डिवाइसेस यानी कि जो हमारे हीटर वगैरह होते हैं ना, उनमें एलॉयज का यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी थोड़ी सी हाई होती है मेटल से और ये जल्दी से जलते नहीं है। जलने का मतलब क्या होगा, जल के खत्म नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं जो है रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या होता है? अ रेसिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो करंट को लिमिट कर दे, यानी कि अपने में से लिमिटेड करंट को ही पास होने दे, उसी को कहेंगे हम रेसिस्टर। या फिर हम इसकी एक अलग से डेफिनेशन और ले सकते हैं, यहां पर दी है अ रेसिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल थ्रू इजीली। रेसिस्टर वो सभी चीजें जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो लेकिन इजीली पास ना हो, उसे कहा जाएगा रेसिस्टर। अगर रेसिस्टर के एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप इसे बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे।
यहां पर दिया है एग्जाम्पल रेसिस्टर के, जैसे हमारा फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सभी रेसिस्टर ही होते हैं, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो पाती है। पीछे वाले पेज पर जिन रेसिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, अगर उन रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए यानी कि लाइन में कनेक्ट कर दिया जाए तो टोटल रेसिस्टेंस क्या आएगा ये समझते हैं। सो यहां पर है रेसिस्टर्स इन सीरीज, लाइन में कनेक्ट कर दिया गया है। हमारे यहां पर सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में एक ये रेसिस्टर है, दूसरा ये और तीसरा ये, टोटल 3 रेसिस्टर्स को सीरीज में यानी कि लाइन में कनेक्ट कर दिया है। पहले वाले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है R1, दूसरे का R2 और तीसरे का रेसिस्टेंस है R3। इन्हें एक बैटरी से और एक एमीटर से यहां पर कनेक्ट कर दिया गया है। ये है स्विच और जो ये वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसे हम कहेंगे I। बैटरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी यानी कि वोल्टेज क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से करंट इसमें फ्लो करेगा। तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ। सो ये शो हो रही है यहाँ पर करंट की डायरेक्शन, करंट यहां से जाएगा और इस तरफ से आके यहां पर आ जाएगा। करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी कि करंट जो है पूरे सर्किट में सेम रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं वोल्टेज की। कुछ वोल्टेज फर्स्ट वाला रेसिस्टर यूज करेगा, कुछ वोल्टेज सेकंड वाला रेसिस्टर यूज करेगा और कुछ वोल्टेज यूज करेगा थर्ड वाला रेसिस्टर, यानी कि तीनों रेसिस्टर की वोल्टेज अलग अलग होगी। मान लेते हैं R1 जो रेसिस्टर है इसकी वोल्टेज होगी हमारी V1, जो ये वाला रेसिस्टर है इसका रेसिस्टेंस है R1 और इसकी वोल्टेज हो गई V1। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर की वोल्टेज को लिख लेते हैं हम V2 और जो थर्ड वाला रेसिस्टर है इसकी वोल्टेज को लिख लेते हैं हम V3। अब कैलकुलेट कर लेते हैं पहले वाले रेसिस्टर में कितनी वोल्टेज होगी। सो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू IR होता है। यहां पर I यानी कि करंट है, यहां पर I और रेसिस्टेंस है R1। सो हम V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 को लिखेंगे हम IR1। इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर में वोल्टेज क्या होगी, यहां पर भी करंट I ही है लेकिन रेसिस्टेंस क्या है यहां पर R2। सो सेकंड वाली वोल्टेज जो होगी वो हो जाएगी हमारी IR2। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले रेसिस्टर में क्या होगा, IR3 हो जाएगी, वोल्टेज जो है इसकी IR3। वोल्टेज हम चेक कैसे करेंगे, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फर्स्ट रेसिस्टर की वोल्टेज चेक करनी है तो हम यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी उसे कहेंगे हम V1 यानी कि फर्स्ट वाले रेसिस्टर की वोल्टेज। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर में भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करके हम वोल्टेज पता लगा सकते हैं V2 और थर्ड वाले में भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करके पता लगा सकते हैं वोल्टेज V3। बात आती है टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो हमारी टोटल वोल्टेज हम कहेंगे V, करंट हमारा I और टोटल रेसिस्टेंस होगा हमारा R। जो ये सर्किट है इसमें टोटल वोल्टेज कितनी होगी, टोटल वोल्टेज को लिखेंगे हम V। सो V इक्वल्स टू में हो जाएगा इन तीनों वोल्टेजेस का एडिशन। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू में V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो V की वैल्यू क्या होती है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू IR। सो V की जगह पर मैं यहां पर पुट कर सकता हूं IR और इक्वल्स टू में V1 की वैल्यू क्या होगी यहां पर IR1। सो यहां पर मैं लिख देता हूं IR1। इसी तरह से V2 की वैल्यू होगी हमारी IR2। सो यहां पर प्लस का साइन लगाया और ये हो गया IR2। इसी तरह से V3 की वैल्यू है हमारी IR3। सो यहां पर भी एडिशन का साइन लगाया, ये लिख दिया मैंने IR3। अब यहां पर देखो I राइट साइड में सभी में कॉमन आ रहा है तो I को हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3 और इस तरफ में ये IR एज इट इज यहां पर आ जाएगा। I कॉमन लेने के बाद इस तरफ में भी I है और इस तरफ में भी I है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा और हमारा टोटल रेसिस्टेंस यानी कि R, टोटल रेसिस्टेंस हमारा R आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है, R1, R2 और R3 का एडिशन। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। कभी भी रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे रेसिस्टेंस, R1, R2 और R3 यानी कि तीनों रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया जाएगा तो हमें मिल जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। अब आप यहां पर यह भी पूछेंगे कि रेसिस्टर सीरीज में कहां कनेक्ट होते हैं, कोई एग्जांपल भी दे दूं।
तो इसका सबसे बेस्ट और इजी सा एग्जांपल हो जाएगा जो दिवाली में लाइटनिंग करते हैं ना, हम लड़ियां आती हैं दिवाली में, तो जो लड़ियों में बल्ब्स होते हैं वो सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं सभी बल्ब्स। ये था हमारा रेसिस्टर्स इन सीरीज। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं रेसिस्टर्स को अगर पैरेलल कनेक्ट किया जाए तो रेसिस्टेंस क्या होगा। अब है रेसिस्टर्स इन पैरेलल। अगर रेसिस्टर्स को पैरेलल अरेंज किया जाए तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इसमें फर्स्ट रेसिस्टर, सेकंड रेसिस्टर और थर्ड रेसिस्टर। फर्स्ट वाले का रेसिस्टेंस है R1, सेकंड वाले का R2 और थर्ड वाले का रेसिस्टेंस है R3। इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया है। करंट को मापने के लिए हमने यहाँ पर एमीटर यूज किया है जो रेसिस्टर्स के क्या है, सीरीज में है, लाइन में है। और इनमें वोल्टेज मापने के लिए हमने एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया है जो कि रेसिस्टर्स के पैरेलल है। जो भी ये वायर्स हैं इनमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर आई करंट इन वायर्स में फ्लो हो रहा है। करंट जैसे ही पॉइंट पर पहुंचेगा, कुछ करंट इस रेसिस्टर में चला जाएगा, कुछ इस रेसिस्टर में और कुछ इस रेसिस्टर में। तीनों रेसिस्टर्स में अलग अलग करंट होगा, यानी कि डिफरेंट होगा। और अगर बात की जाए वोल्टेज की तो वोल्टेज यहां पर सेम रहेगा क्योंकि हमने वोल्टेज को इनके पैरेलल, तीनों के पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर। यहां पर सेम क्या नहीं है, करंट। तो यहां से हम करंट की वैल्यू ही फाइंड करेंगे। करंट यानी कि आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो R को भेज देंगे इस तरफ। R जो है I के साथ मल्टीप्लाई में है, सो ये हो जाएगा V अपॉन R इक्वल्स टू में I यानी कि करंट की वैल्यू आएगी V अपॉन में R यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंस। अब मान लेते हैं फर्स्ट वाले रेसिस्टर में करंट I1 फ्लो कर रहा होगा, सेकंड वाले रेसिस्टर में करंट I2 फ्लो कर रहा होगा और थर्ड वाले रेसिस्टर में करंट I3 फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पर हम पहले I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। I1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, I होता है V अपॉन R। इस वाले रेसिस्टर में टोटल वोल्टेज V है और रेसिस्टेंस है R1, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी V अपॉन में R1। इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर यानी कि I2, इसके करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा V अपॉन में R2। वोल्टेज इसमें भी V है और रेसिस्टेंस है इसका R2। इसी तरह से थर्ड वाले रेसिस्टर के लिए फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा I3 इक्वल्स टू में V अपॉन में R3 क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या है, R3। तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट के लिए क्या करेंगे, टोटल करंट हो जाएगा हमारा I जो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जो करंट इन तीनों रेसिस्टर्स में से फ्लो हो रहा है उन्हीं तीनों का एडिशन होगा टोटल करंट। सो टोटल करंट I हमारा होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I की जगह पर हम पुट कर सकते हैं V अपॉन R क्योंकि I की वैल्यू हमने V अपॉन R फाइंड की है। तो I की जगह पर मैं पुट कर देता हूं ये V अपॉन R इक्वल्स टू में हो जाएगा I1 की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं I1, I2 और I3 इन तीनों की वैल्यू यहां पर जो दी गई है उसको यहां पर पुट कर देंगे। सो यहां पर मैं I1 की वैल्यू पुट करता हूं V अपॉन में R1, I2 की वैल्यू V अपॉन में R2 और I3 की वैल्यू V अपॉन में R3। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा V अपॉन R यहां पर एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में, यहां पर देखो V तीनों में कॉमन आ रहा है तो V को हम क्या करते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद अंदर क्या बचेगा, V हमने कॉमन ले लिया तो V की जगह पर आ जाएगा 1 अपॉन में R1 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड में से भी हमने यहाँ क्या किया है, इसमें से भी V कॉमन लिया है तो यहाँ पर भी 1 अपॉन में R2, बिल्कुल इसी तरह से 1 अपॉन में R3। अब यहां पर भी V है, यहां पर भी V है तो V से V कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा हमारा 1 अपॉन R इक्वल्स टू में 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा रेसिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल इक्वल होगा इन तीनों रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के एडिशन के इक्वल। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देना, हम इसे पलट दें अगर इसे हम, तो यहां पर 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होगा।